प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे खूंखार कट्टरवादी संगठन बोको हराम के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले इस पर थोड़ी सी भूमिका बांधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ संगठन है, तो हम लगे हाथों कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के सामने रख देंगे। 630 ईस्वी में मक्का फतह हुई और इस्लाम का आगाज़ हुआ। तब चारों ओर तबाही ही तबाही थी। ऐलान कर दिया गया था कि गैर मुसलमानों का मक्का क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। 632 ईस्वी में हजूर की मौत के बाद अबू बकर पहले इस्लाम के खलीफा बने। इस्लाम ने मुसलमानों को दो ही चीज़ सिखाई कि सत्ता को कैसे कायम करना है और अपने राज्यों का इस्लामिक विस्तार कैसे करना है। इसके लिए चाहे अपनों का ही सर क्यों ना कुचलना पड़े। इस्लाम आने से पहले देशों, समुदायों, कबीलों, पंथों के बीच की लड़ाई कुछ अलग प्रकार की थी। वो लड़ाई वर्षों की थी, पर इस्लाम आने के बाद वो लड़ाई एक तरफा हो गई और अब ये लड़ाई इस्लाम की हो गई। खलीफाओं के मुंह खून पूरी तरह लग चुका था। इस्लाम ने उन्हें पूरी तरह परिपक्व कर दिया था कि गैर मुसलमानों के साथ कैसे बर्ताव करना है। खलीफाओं के इस्लाम में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। इस्लाम आने के बाद राज्यों के इस्लामिक विस्तार को लेकर इतना खून खराबा हुआ कि इतिहास का एक एक पन्ना खून से रंगा पड़ा है। कुछ जगह इस्लाम को मात का सामना भी करना पड़ा क्योंकि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर था। तो ये तीन टर्म दारुल हरब, दारुल अमन और दारुल इस्लाम बखूबी काम करती हैं। इस्लाम के विस्तार करने की विधि दो धुरी पर काम करती है, एक आमने सामने की लड़ाई और एक प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध या गुरिल्ला वारफेयर। ये सभी तकनीकें आजमाई हुई और कामयाब हुई क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्यों को इन तकनीकों से ढहा दिया गया। इस समय विश्व में लगभग 200 से ऊपर छोटे बड़े खूंखार कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, जिनका मकसद दारुल हरब देशों में इस्लाम की सत्ता कायम करना और गैर मुसलमानों में इतनी दहशत भर देना कि वो आसानी से इस्लाम कबूल लें। इसी वजह से आज भी बहुत से देश इस तपिश से जल रहे हैं, जिसमें फ्रांस, स्वीडन, रसिया, यूके, यूएसए, डेनमार्क, भारत प्रसिद्ध हैं। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए असल मुद्दे पर आते हैं और तफसील से जानेंगे कि बोको हराम क्या है। नाइजीरिया एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। इसको 1960 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। देश में 53% मुसलमान, 46% ईसाई और 1% अन्य हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। इस देश का दक्षिणी भाग जो ईसाई बहुल है, यहाँ कच्चे तेल की बहुतायत है, जिससे ये भाग बहुत ही रिच माना जाता है। और देश का उत्तरी भाग जो मुसलमान बहुल है, बहुत गरीब है। अंग्रेज़ों ने 1960 में नाइजीरिया को आज़ाद तो कर दिया, पर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति के बीज यहाँ बो दिए थे। बस यहीं से शुरू हुआ दो समुदायों के बीच एक खूनी विवाद। मुसलमान पश्चिमी संस्कृति से नफरत करते थे। वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते थे। इस संस्कृति की खिलाफत करने के लिए ये संगठन बना बोको हराम, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा हासू में कहा जाता है पश्चिमी संस्कृति हराम है या पश्चिमी संस्कृति का बहिष्कार करें। बोको का मतलब होता है नकली, यानी वो पश्चिमी संस्कृति को नकली संस्कृति मानते हैं। आइए अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बोको हराम की शुरुआत कैसे हुई। बोको हराम की शुरुआत हुई सन 2002 में। मोहम्मद यूसुफ नाम के एक इस्लामी विद्वान ने अंग्रेज़ी स्कूलों का बहिष्कार कर अपना इस्लामी तालीम देने का मदरसा स्थापित किया। बस यहीं से बोको हराम की नींव पड़ी। 2002 में एक घटना और घटी जिसको मिस वर्ल्ड राइट्स के नाम से जाना जाता है। 2002 में घटी इस घटना ने पूरी नाइजीरिया को हिलाकर रख दिया था। रमज़ान के महीने में नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में एक इवेंट आयोजित होना था,
जिसका नाम था मिस वर्ल्ड, लेकिन मुसलमानों ने इसे अपनी संस्कृति पे हमला समझा और वहाँ पे इस बात को लेके दंगे हो गए। दंगों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। हालांकि इस इवेंट को मजबूर होकर लंदन शिफ्ट करना पड़ा, पर मुसलमानों के हाथों एक खून खराबा करने का बहाना लग चुका था। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर राज्य बार्नो की राजधानी मैदुगुरी में एक समूह की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया जमात अल सुन्नत लिल दावा व अल जिहाद, जिसका मतलब था पैगंबर हुजूर की शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना, और इसी का दूसरा नाम है बोको हराम। मोहम्मद यूसुफ सल्फ़ी से ताल्लुक़ रखता था। ये सल्फ़ी जो है वो सुन्नी फ़िरके का ही एक पंथ है। 2003 से लेकर 2009 तक यह संगठन छोटी मोटी गतिविधियां चलाता था, जिसमें लूट, अपहरण, डकैती, फिरौती आदि आदि शामिल थे। लेकिन 2009 का वो वाक़या जिसने पूरे हालात ही पलट दिए थे, इतिहास में महसूर हो गया। 10 जून 2009 को बोको हराम के एक सदस्य की मौत हो गई। जनाजे में कई हज़ार लोग शिरकत किए। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों ने जब पुलिस चेक पोस्ट पास करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस से उनकी कहासुनी हो गई, जिसमें खूनी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। यानी इस कहासुनी ने खूनी मुठभेड़ का रूप ले लिया था। पुलिस ने गोलीबारी की, कई लोग घायल हो गए, कई लोग मारे गए। इस घटना का बदला लेने के लिए 26 जुलाई 2009 को पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया। यानी बोको हराम ने पुलिस थाने पे हमला कर दिया। इससे पुलिस सक्रिय हुई और बोको हराम के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। 30 जुलाई 2009 को मोहम्मद यूसुफ को पकड़ लिया गया। ये मोहम्मद यूसुफ बोको हराम के संगठन के मुखिया थे। इस ऑपरेशन में मोहम्मद यूसुफ का इनकाउंटर कर दिया गया, ये कह के कि ये पुलिस कस्टडी से भाग रहे थे। इसके साथ साथ पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ के संगठन बोको हराम के करीब करीब 800 सदस्यों को भी मार डाला था और इस संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई थी। ये संगठन 1 साल तक पूरी तरह निष्क्रिय रहा और ये 1 साल तक अपने घुटनों पर खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन जब 1 साल बाद खड़ा हुआ तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखने को मिली तो सिर्फ तबाही ही तबाही, चारों ओर तबाही का मंजर था। 2010 की गर्मियों में इस संगठन ने पुलिसकर्मियों की हत्या करना शुरू किया। सितंबर 2010 में संगठन ने बाउची राज्य के बाउची शहर में एक जेल पर हमला किया और लगभग 1000 बोको हराम के सदस्यों समेत 700 कैदियों को छुड़ा लिया। 2010 में ही इस संगठन ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैदुगुरी में 2 चर्चों पर हमला किया, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए। इतिहास की सबसे बड़ी घटना तारीख 26 अगस्त 2011 लग से पहला अंतर्राष्ट्रीय निशाना, जिसमें अबूजा की संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। आत्मघाती हमलावर ने यहां बम विस्फोट कर दिया। कार बम विस्फोट किया गया, जिसमें 23 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। उसके बाद इनका सिलसिला थमा नहीं। 20 जनवरी 2012 को कार्नो राज्य के कार्नो शहर में पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों पे हमला किया गया, जिसमें 185 से अधिक लोग मारे गए थे। बोको हराम का नेटवर्क अब 4 देशों को चुनौती दे रहा था। बाकी 3 देश नाइजीरिया की सीमा से लगते थे। इसमें चाड, कैमरून और नाइजर आते हैं। ये सारे उत्तरी नाइजीरिया से लगते हैं। मोहम्मद यूसुफ की मृत्यु के बाद इस संगठन का नेतृत्व बहुत क्रूर और खूंखार अबू बकर शेकाऊ कर रहा था। कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ से ये 100 गुना ज़्यादा दरिंदा था, जो गले काटने, आग लगाने, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण करके सेक्स स्लेव बनाने में माहिर था।
इन्होंने अपनी धाक जमाने के लिए अलग अलग साइट्स पर अपने अत्याचार के वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए ताकि लोगों के मन में एक खौफ का वातावरण बने। जनवरी 2012 में बोको हराम से ही एक और संगठन निकला जिसका नाम था अंसारू। इसका लीडर था अबू उस्मातुल अल अंसारी। 2013 में अमेरिका ने बोको हराम को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अप्रैल 2013 में ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति जोनाथन ने एक शांति प्रस्ताव रखा जो बोको हराम ने ठुकरा दिया था। मई 2013 में बोको हराम ने बोर्नो राज्य के बामा शहर में हमलों की श्रृंखला शुरू की। हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए, कई सरकारी बिल्डिंग नष्ट हो गई। नाइजीरिया सेना ने हवाई हमलों का दौर भी चलाया, लेकिन बोको हराम के हमले नहीं रुके। सन 2013 में नाइजीरिया ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। बोको हराम अब भस्मासुर बन चुका था। घायल नाग और तेज़ी से हमला करता है। 2014 में यह और उग्र हो गया था। संगठन ने अबूजा समेत कई कस्बों और शहरों पर हमले किए, जिसमें फरवरी में योबे राज्य में एक कॉलेज पर हमला किया और 50 छात्रों को मार दिया। अप्रैल में बोर्नो राज्य के चिकोबो में एक बोर्डिंग स्कूल में 275 से अधिक लड़कियों का अपहरण कर लिया। मई 2014 में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन बोको हराम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 2014 में बोको हराम ने अपने नियंत्रण में लिए गए सभी क्षेत्रों को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। 2015 में बोको हराम अपने आप को खूंखार संगठन ISIS की छतरी के नीचे ले आया था। इसी साल बोको हराम में दरार भी नज़र आई। 2016 में ये दो गुट हो गया। एक गुट मोहम्मद यूसुफ के बेटे ने बना लिया जिसका नाम है अबू मसाब, यानी ये मोहम्मद यूसुफ के बेटे का नाम है अबू मसाब अल बरनावी। इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा ISWA। अब सब देशों के लिए ये मुश्किल हो गया था कि कैसे तय करें कि हमला कौन सा गुट कर रहा है, इसकी पहचान कैसे करें। 2015 में ही पड़ोसी देशों ने मिलकर एक टास्क फोर्स का निर्माण किया जिसने बोको हराम की कमर कुछ हद तक तोड़ दी थी। बोको हराम में अपहरण किए गए बच्चों का उपयोग आत्मघाती बम या उनको हथियार चलाने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि बोको हराम अभी तक 3.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला चुका है और 20 लाख लोग उत्तरी नाइजीरिया क्षेत्र से अभी तक पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग राहत शिविर कैंपों में भी जिंदगी के संघर्ष भरे दिन गुजार रहे हैं। बोको हराम का ताज़ा हमला 3 मार्च को बोर्नो स्टेट के IDP कैंप पर हुआ, जिससे 300 से ऊपर छात्रों का अपहरण कर लिया गया। कहा जाता है कि मई 2021 में अबू बकर शेकाऊ मारा गया। अमेरिका ने उसके ऊपर 504 करोड़ का इनाम रखा था। कुछ बंधक जो वहाँ से छुटकर भाग आए थे, जब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो कलेजा मुंह को आ गया। बोको हराम जैसे संगठन सिर्फ गैर मुसलमानों को ही नहीं मारते, अपितु ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते। इस्लामिक सल्तनत कायम करने के लिए ये कितना खून बहाएंगे, ये तो आगे आने वाला भविष्य का इतिहास ही तय करेगा। हमने बहुत संक्षिप्त में ये जानकारी रखी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के काम आएगी। आप सब लोगों का इत्मीनान से सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। आप सभी का धन्यवाद।